नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। आज के सेशन में अपन सॉल्व करेंगे सफलता टेस्ट सीरीज का जो माइनर टेस्ट 01 है, उसके कितने टोटल 50 सवाल। इन 50 सवालों का सॉल्यूशन आज के इस सेशन में अपन लेने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक थे सफलता सीरीज के बारे में सभी को पता ही है कि अपन शेड्यूल बेस्ड काम कर रहे हैं कि भाई पहले आपको हमने टॉपिक दिए, फिर संडे को उसका टेस्ट लिया। तो जो लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि वो कब हुआ था? 28 सितंबर। उसमें आपके बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक थे? सेल डिवीजन, बायोमोलिकुल्स, और फिजिक्स में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स था, एंड केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। यानी कि फिजिक्स की पहली यूनिट, केमिस्ट्री की पहली यूनिट, और बायो है बायोलॉजी के सेल डिवीजन और बायोमोलिकुल्स। ये था माइनर टेस्ट 01। माइनर टेस्ट 01। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से सवाल थे, आप जरूर देखें इसको पूरा, और बिल्कुल सारे एक से एक बढ़कर एक सवाल। और जो भी अगर मान लो कोई छोटी मोटी मिस्टेक, बहुत बार क्या होता है कि सवालों को टेस्ट के सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो उस टाइम कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब ठीक है, कॉपी पेस्ट कर जब होती है चीज़ें तब कुछ ना कुछ मतलब एक ही जगह कहीं बाई मिस्टेक भी लग जाता है या कुछ थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ भी यहाँ आपको सुधार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिजिक्स के सवाल स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के सवाल टोटल कितने सवाल थे? 15 सवाल थे। ठीक है, तो फिजिक्स के इन 15 सवालों का अपन सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो फिजिक्स का जो सवाल नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि भाई एल लंबाई व एक समान रैखिक घनत्व रो के पतले तार को एक वर्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के तल में स्थित और वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। नहीं, क्या है कि थिन वायर लेंथ ऑफ एल, यानी कि एल लंबाई का एक थिन वायर है और उसकी क्या यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी है, मतलब बिल्कुल जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो ये कोई थी मतलब आपके एल लंबाई का जो वर्ताकार, ठीक है, एल लंबाई और इसका रो क्या आपका? रैखिक घनत्व। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? रो एल। भाई ये आपको एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया हुआ है, रो रैखिक घनत्व। ठीक है, तो आपका मास क्या हो जाएगा? m इक्वल टू रो एल, ये हो जाएगा मास। चलो अब करता है इसी को मोड़कर, इसी को क्या है वर्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है। अब इसी को क्या किया जाता है? एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इसी को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। ठीक है, अब इसी को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया तो इसकी क्या होगी? एक रेडियस होगी, एक त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी होगी? आर। त्रिज्या कितनी होगी? आर। अब आपको ध्यान है कि ये जो पूरी लंबाई है 2 पाई आर, यानी कि जो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि बराबर किसके होगी? एल के, क्योंकि तार कितनी? एल लंबाई का, एल लंबाई का तार है तो ऐसे बेंड कर दिया तो पूरी एल, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू एल। यहां से आर इक्वल टू कितना होगा? एल बाय 2 पाई। आर इक्वल हो गया एल बाय 2 पाई। ठीक है, बात क्लियर? ये होगी। अब क्या रहा है तो निकालना क्या? वृत्त के तल में स्थित और वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अब ये तो बेसिक चीजें थी जो अपने को पहले निकालनी थी। सवाल बहुत ही अच्छा था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ भरे हुए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो ये वृत्त है, रिंग, वृत्त हो गया मतलब क्या? रिंग हो गई। ये जो रिंग है, इस रिंग के
जो तल है, तल में स्थित, रिंग के तल में स्थित और वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यानी कि आपको इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। किसके सापेक्ष? इस वाली के सापेक्ष, ठीक है। और किसमें? जो वर्त का तल है उसमें भाई दो चीजें होती है, एक तो वर्त ये हो गया, तो एक तो वर्त के लंबवत, जो इसका तल है उसके लंबवत, वो नहीं निकालना, ठीक है। लंबवत वाले केस में नहीं करना है अपने को, उसका तल है, तल में उसके सापेक्ष ये स्पर्श रेखा यहां से जो निकलने वाली है इसके लिए, ठीक है। और तो आपको पता है एक होती है अक्ष ये इसकी जो सेंटर ऑफ मास वाली, या फिर इसका जो केंद्र, ये अपने को आई ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? समांतर अक्षों की क्या करेंगे? थ्योरम यूज करेंगे, समांतर अक्षों की थ्योरम यूज करेंगे। तो समांतर अक्षों की थ्योरम से क्या होता है? समांतर अक्षों की थ्योरम, जो अपनी पैरेलल अक्ष थ्योरम होती है, उससे अपन क्या है कि भाई अपने को इसका पता है, इसका यदि जड़ता गुण ध्यान है और इसका यदि पूरे का द्रव्यमान m है, इस रिंग का यदि द्रव्यमान कितना m है, ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हो। वो क्या होगा? इसके सापेक्ष I बराबर इस I सेंटर ऑफ मास प्लस md², ये होता है भाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से देखोगे तो I सेंटर ऑफ मास और एक्चुअली md² क्या है? mr², वही d मतलब इन दोनों अक्ष के बीच की दूरी, तो I सेंटर ऑफ मास mr²। अब देखो I सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कितना होगा? तो सेंटर ऑफ मास वाली जो अक्ष है जो इसके केंद्र से गुजरती है उसके सापेक्ष जो देखो जो लंबवत होती है उसका होता है mr², और जो उसका तल होता है, तल में स्थित के लिए होता है mr²/2। ये आपको सिंपल सी बात आपको बता रखी है, चीजें मैंने समझाई थी कि भाई ये होता है रिंग, एक रिंग है, एक होती है डिस्क, शक्ति डिस्क, ठीक है, डिस्क, ये रिंग यानी वलय। तो इनमें दो चीजें होती है, एक तो बिल्कुल इसके लंबवत केंद्र से गुजरे, और लंबवत तो रिंग के लिए तो होता है mr² और इसके लिए होता है mr²/2। एक होती है इसके व्यास के अनुदिश, यानी कि इसका जो तल है, तल में स्थित अक्ष, ये वाली अक्ष या फिर ये वाली अक्ष, तो उसके लिए होता है इसका आधा mr²/2, और इसका होता है इस वाली अक्ष के लिए mr²/4। समझ गए? ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है लेक्चर में। तो ये हो गया समांतर अक्षों की जो थ्योरम है उससे IC प्लस mr²। यहां से आपको पता है कि IC कितना है? mr²/2, और ये आ गया mr²। अब ये एक्चुअली में हो गया 3mr²/2। कितना हो गया? 3mr²/2। अब कुछ नहीं करना, अब अपने को m और r की वैल्यू पुट करनी है, m और r की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहां से आप क्या करोगे? देखोगे तो यहां से 3 m की जगह क्या रखोगे? ρl इंटू जो r है, r की जगह क्या आ जाएगा? L/2π का स्क्वायर, और बट्टे में नीचे क्या है? 2 तो है ही है। यहां से आप देखोगे पूरा तो 3 तो आएगा ही, ρl³ और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8π², यानी कि ये ऑप्शन आपके हो जाएगा करेक्ट। क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। सवाल कितना शानदार, मतलब इस सवाल में आपने क्या क्या सीखा? बहुत सारी चीजें। ये तो बेसिक चीज है जो 9-10 तक के बच्चे को भी समझ में आ सकती है। फिर आपने समांतर अक्षों की थ्योरम समझी, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला ज्ञान होना चाहिए था, रिंग के लिए mr², उसके व्यास के सापेक्ष देखें तो mr²/2। फिर आप समांतर अक्षों की थ्योरम यूज करके इससे जो स्पर्श करने वाली है या फिर इससे जो भी डी दूरी कोई भी हो सकती है, वहां पे भी आप ये जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आप निकाल सकते हैं।
तो ये चीज़ है। सवाल बहुत ही अच्छा था, सवाल नंबर 1 कंप्लीट। फिर कह रहा है एक प्लेटफॉर्म स्थिर अक्ष के परित क्षैतिज तल में घूर्णन कर रहा है तथा एक लड़का केंद्र पर बैठा हुआ है। निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के है, यदि लड़का अपने हाथ फैलाए तब निकाय का जड़ता गुण दुगुना हो जाता है। निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा है। अब देखो ये पूछ रहा है कि भाई एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है कि जो अपनी अक्ष के परित क्षैतिज तल में घूर्णन कर रहा है। ऐसा कोई जो भी कुछ समतल है, स्टेज है, वो घूम रहा है, ठीक है, और वो जो है लड़का वो भी उसकी सेंटर पे है, सेंटर पॉइंट पे है। उसने क्या किया, केंद्र पर बैठा हुआ है। यदि लड़का अपने हाथ फैलाए, थोड़ी देर बाद क्या करता है, अपने हाथ फैला लेता है। तो मैंने आपको बता रखा सारी चीजें कि हाथ फैलाएगा, अंदर लेके आएगा, तो ये क्या होगा, इससे आपके जड़त्व गुण में चेंज होगा। क्योंकि भाई हाथ अगर पास में है तो सारा का सारा जो द्रव्यमान है यहाँ आ गया, बिल्कुल अक्ष के पास में। हाथ दूर गए तो जो द्रव्यमान दूर चला गया, तो द्रव्यमान दूर चला गया, तो एमआर स्क्वायर से कुछ ना कुछ उसमें जड़ता गुण और पैदा होगा, ठीक है, वही बात है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बाहर से कोई यहाँ कोई टॉर्क लग नहीं रहा, बाहर का कोई फोर्स की बात की नहीं गई है, तो बाहरी बलागुण कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। बाहरी बलागुण बाहरी बलागुण बाहरी बलागुण क्या, शून्य। अतः क्या होगा, अतः जो संवेग क्या रहेगा, P1 इक्वल टू P2। अब देखो संवेग जो होता है P इक्वल टू होता है आई ओमेगा। P इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। लेकिन अपने यहाँ पे सवाल में दो चीजें आई है इसने, एक तो K गतिज ऊर्जा और आई, मतलब अब की बार किसी ओमेगा कोणीय वेग की बात नहीं की गई है इस सवाल में, कोणीय वेग ही नहीं आ रहा है। तो अब इसको क्या करें, आप सभी को ध्यान है कि जो गतिज ऊर्जा होती है इसको देखो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इस मामले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है K इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ P I और K में समझ लाना पड़ेगा, ताकि फिर अपन इस सवाल को आसानी से हल कर सकते। क्योंकि यहाँ पे ओमेगा तो है नहीं, तो उसको तो गायब करना पड़ेगा। क्योंकि अपन पहले क्या करते थे भाई, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 ये लगा के सॉल्व कर देते थे। लेकिन अपने पास I तो है, ओमेगा की जगह क्या लाना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा वाला अपने को फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो देखो दिमाग कैसे लगाएंगे, आपको पता है K इक्वल होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या करूँ, इसको मैं दोनों साइड आई से कर देता हूँ गुणा। यदि दोनों साइड मैंने आई से कर दिया गुणा, देखना ध्यान से हो क्या हो रहा है, दोनों साइड आई से कर दिया गुणा, तो ये आई के 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 आई के, इसको देखोगे तो इसको मैं आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर। भाई आई ओमेगा क्या होता है, पी, ठीक है, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर। ये हो गया 2 आई के, पी स्क्वायर हो गया 2 आई के। यानी कि सिंपल सी बात है, P इक्वल टू हो गया √2 आई के। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बहुत बार एग्जाम में काम आएगा, इस टाइप के सवाल बनते भी बहुत है, ठीक है। यहां से बस सिंपल सी बात है, P1 तो यानी कि क्या हो जाएगा, √2 I1 K1 बराबर √2 I2 K2। अब अपना सवाल ही आसान हो गया। क्या था, यहां से आप देखोगे तो इसको बोले, वैसे मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ निकाल दो बोले, रूट भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, रूट भी निकाल दोगे तो यहाँ से यही मामला बन रहा है भाई, I1 K1 बराबर I2
K2, ठीक है। अब देखो निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, K है, तो ये हो गया K। निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, सॉरी, और यदि यदि लड़का अपने हाथ फैलाता है निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो ये पहले आई था ही था, ठीक है, और ये हो गया I2 दुगुना हो गया 2I, ठीक है, और ये इंटू हो जाएगा K2। तो आपको वही निकालना है कि निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा है, तो K2 यहां से क्या आ जाएगा, K2 यहां से आ जाएगा K/2। तो अंतिम गतिज ऊर्जा है K2 क्या आ जाएगा, K/2। बात समझ गए, ये वाला मैटर था। ओके, अब देखो एक तो आपको इस सवाल को इस तरीके से वो कर सकते थे, दूसरा इसी सवाल को आप चाहो तो मतलब I1 ω1 की फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन फिर क्या करते कि भाई वेग में कितना बदलाव हुआ कोणीय वेग में, उस हिसाब से फिर आपको इस गतिज ऊर्जा में भी बदलाव निकालना पड़ता, ठीक है। नहीं तो अपन ने गतिज ऊर्जा को डायरेक्टली फॉर्मूले पे सेट कर दिया साथ में, समझ गए आप। I1 ω1 बराबर I2 ω2 का यूज करके ω1 और ω2 में संबंध निकाल सकते थे। अगर आपको ω1 और ω2 में संबंध ध्यान पड़ गया तो फिर आप K1 और K2 में भी संबंध निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास I1 और I2 में संबंध पहले से दिया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। मेथड बहुत सारे होते हैं, डिपेंड ऑन कि कौन सा चीज फास्ट आप एग्जाम में कर सकते हो, आपके दिमाग एग्जाम में किस हिसाब से काम करता है, वो भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा। ओ भाई 17 मिनट हो गई और 2 ही सवाल सॉल्व किए। हालांकि आपको समझाना चीजें, मेन बात है कि घास नहीं काटनी है, आपको समझाना चीजें, ये सबसे मेन चीज है। द्रव्यमान m की एक वर्ताकार डिस्क का कोणीय वेग ω1 है। दो m द्रव्यमान के छोटे गोले धीरे से डिस्क के व्यास के सिरों पर चिपका दिए गए, डिस्क का नया कोणीय वेग होगा। तो ये भी क्या है, संवेग सर्षण वाला सवाल है भाई। पहले क्या था, पहले एक सिंपल डिस्क थी, स्थिति 1, स्थिति 2। पहले क्या था स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग में एक सिंपल डिस्क थी, पहले स्टार्टिंग में एक सिंपल सी डिस्क थी, डिस्क, चलो इसको ही अरे ये डिस्क क्या है, डिस्क डिस्क डिस्क, ठीक है। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा इसमें डिस्क यानी कि चकती, ये चकती है, ठीक है। हाँ, तो पहले ये केस था, मतलब इसका क्या था, जो I1 होगा अगर वो क्या होगा mr² बाय, क्योंकि इसने तो कोई अक्ष नहीं दी हुई ना। जब भी किसी सवाल में किसी भी अक्ष की बात नहीं करता, इसका मतलब आपको मानना नेचुरल अक्ष जो उसके केंद्र से गुजरे और उसके तल के लंबवत हो, उसे नेचुरल को मानना, ठीक है। तो mr²/2। अब दूसरे केस में क्या है कि 2 m द्रव्यमान के छोटे गोले धीरे से डिस्क के व्यास के सिरों पर चिपके। धीरे से मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि हमने कोई टॉर्क नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे ऐसे मतलब आसानी से रखा है कि उसके जो टॉर्क पे जो बल आघूर्ण है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां से मतलब धीरे से चिपका है, मतलब 2 द्रव्यमान m, एक m यहां, एक स्मॉल m यहां, दूरी होती है r डिस्टेंस। तो अब देखो क्या हो जाएगा इस केस में, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा mr² /2 प्लस
2mr², mr²/2 प्लस 2mr, क्योंकि ये तो था ही था, जो शक्ति तो थी थी। अब आपने दो द्रव्यमान और लगा दिए, तो ये वाली अक्ष है उससे r दूरी पे ये द्रव्यमान एक m ये और m ये हो जाएगा 2mr²। बात क्लियर? अब देखो, अब मामला ही सिंपल हो गया। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण से क्या आएगा? तो भाई संवेग संरक्षण से क्या आएगा? वही I1 ω1 बराबर I2 ω2। ठीक है, यहां से देखो I1 कितना है भाई? mr²/2। mr²/2 इंटू जो ω1 है। ठीक है, वो क्या आपको दिया हुआ है? वही ω1 ही है। चलो, I2 कितना हो जाएगा? mr²/2 प्लस 2mr² इंटू ω2। अब देखो, यहां से आप देखोगे तो ये r² तो सारे हो जाएंगे कैंसिल, और ये क्या आएगा? 2 से 2 भी कैंसिल, गुणा करोगे तो m डिवाइड में 4/m, यानी कि जो आगे जो सॉल्व करोगे उसमें आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मामला, ये c, क्योंकि 4/m बन जाएगा भाई, ये 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4m, तो c ऑप्शन आपके हो जाएगा करेक्ट। ये आ जाएगा आपके ω2 निकल के। ठीक है, चलो इस सवाल को थोड़ा सा पैक करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 4, ये आंसर है सवाल नंबर 3 का। अब सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 क्या बोल रहा है? द्रव्यमान m व त्रिज्या r के एक वर्ताकार तार का इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर विल बी। अब अभी भी अपन ने बात की है कि ये जो है इसके, तो जो ये वाली अक्ष है, ये वाली अक्ष इसके लंबवत, और ये है जो लंबवत गुजरने वाली है, इसके सापेक्ष तो होता है mr²। ठीक है, लेकिन जो इसके जो तल है, जिसके तल में स्थित यानी कि व्यास के परित, द्रव्यमान एवं त्रिज्या के वर्ताकार तार का इसके व्यास के परित मतलब ये वाली अक्ष, व्यास के परित यानी बात करें तो यदि ये वाली अक्ष जो इसके तल में स्थित है, तो उसके लिए क्या होगा? अगर भाई इसका जो केंद्र है ना, केंद्र से दो अक्ष जा सकती है दो तरीके से, एक तो इसके तल में, एक लंबवत। तो लंबवत वाली के लिए आता है mr², और जो तल है, तल में स्थित के लिए mr²/2, और उसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं व्यास के परित। ठीक है, हाँ, ये क्या हो जाएगा? व्यास के परित, व्यास के परित में mr²/2। ठीक है, हाँ, अगर तल के लंबवत होता है तो वो आता है mr²। ठीक है, या फिर व्यास के परित, या फिर तल में व्यास के परित ये होता है mr²/2। और ये अपन निकालते कैसे हैं? ये लंबवत अक्षों की थ्योरम है, ठीक है, उससे निकालते हैं, उससे अपन ने ये चीजें निकाली हुई है। ठीक है, चलो बात क्लियर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5वां। m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या वाली पतली वर्ताकार वलय किसी क्षैतिज तल में इसके केंद्र से गुजरने वाली एवं तल के लंबवत अक्ष के विरुद्ध ओमेगा कोणीय वेग से गुणन करनी। यदि समान आकार परंतु m/4 द्रव्यमान की एक अन्य वलय पहली वाली वलय पर समाक्षीय रख दी जाए तो निकाय का नया कोणीय वेग। ये भी क्या है सवाल?
सीधा सीधा संवेग संरक्षण का सवाल है। किसका सवाल है? संवेग संरक्षण का। कौन सा संवेग संरक्षण? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण का सवाल है। ये किसका है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण का सवाल है। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण का सवाल है, तो सीधी सी बात है कि वही I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। अब कह रहा कि m द्रव्यमान वाला r त्रिज्या वाली प्रति वृत्ताकार वलय है। क्या है? वलय है। तो वलय यानी कि इसमें कोई अक्ष दी हुई नहीं है, तो आपको नेचुरल अक्ष मानना है। ठीक है, तो mr² इंटू ओमेगा 1। फिर कह रहा है दूसरे केस में क्या कर रहा है, एक m/4 द्रव्यमान की वलय। ऐसी कैसी भाई? दो रिंग है, एक रिंग ये हो गई, अब इसी के ऊपर एक दूसरी रिंग और रख दी जाए जिसका द्रव्यमान क्या है, उस पहले वाली रिंग का m/4, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा मामला, जो आपके I2 है वो एक्चुअली हो जाएगा आपके mr² प्लस m/4 r² इंटू ओमेगा 2। ठीक है, चलो तो यहां से निकल गया सारा। ये बड़ी m और r स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ये यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा 1, और ये हो जाएगा 1 और 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 5/4 ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 2 जो निकल के आया हो जाएगा 4/5 ओमेगा 1, 4/5 ओमेगा 1, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ गए? तो ये किसका सवाल था? कोणीय संवेग संरक्षण का। चीजों को देखो, सवालों को पढ़ के आसानी से, मतलब सिंपल सा सवाल, उसमें कोई सोचने वाली ज्यादा बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरी रिंग, और जिस हिसाब से सवाल देते उसी हिसाब से समझ जाओ कि सवाल किस ढंग से सॉल्व करना है। ठीक है ना? हाँ, ये सवाल बहुत सादा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई, आर त्रिज्या की एक वर्ताकार चक्ति एक्स है, टी मोटाई की लोहे की जो प्लेट है उससे बनी है, तथा 4r त्रिज्या की दूसरी चक्ति T/4 मोटाई की लोहे की जो प्लेट है उससे बनी है। तो जड़त्व गुण Ix और Iy के मध्य संबंध निकालो। तो सीधी सी बात है, ये लोहे की किसकी बात करें? प्लेट की, ऐसी वर्ताकार प्लेट, यानी वो हो गई चक्ति, डिस्क। क्या होगी? डिस्क मानी जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या दी? मोटाई दी हुई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इनका निकालना पड़ेगा द्रव्यमान। क्या निकालना पड़ेगा? द्रव्यमान। तो माना एकांक आयतन में द्रव्यमान, एकांक आयतन में द्रव्यमान कितना है? रो। कितना है? एकांक जो है आयतन में द्रव्यमान रो है, तो जो Ix है, Ix का द्रव्यमान, Ix का द्रव्यमान क्या हो गया? mx, तो वो कितना हो जाएगा भाई? इसका कितना? आयतन इंटू रो, आयतन इंटू रो। तो देखो, जो अपना आयतन होता है, आयतन कैसे आएगा? तो देखो, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू हाइट। जब कभी भी कुछ आपको पता है कि नीचे वाला ये आपको एरिया आपको ध्यान है, तो इसी एरिया को ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा, h, वो हमेशा ये होता है कि भाई सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल इंटू जो हाइट, ऊंचाई, उससे गुणा करोगे तो वो आयतन निकल के आ जाता है। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे तो वो आयतन निकल के आ जाता है। ठीक है, हाँ।
तो आयतन क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल इंटू मोटाई इंटू रो। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से मामला हो गया सिंपल। फिर अब तो कितना है त्रिज्या की वृत्ता कर सकती है एक्स, टी मोटाई की लोहे की प्लेट से अपनी मोटाई कितनी टी, ठीक है, और इसकी कितनी है रेडियस आर। तो इसका क्या है होता है क्षेत्रफल भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर टी मोटाई और ये रो, ये हो गया एम एक्स। उसी प्रकार एम वाई वाले का द्रव्यमान, तो वाई वाली जो डिस्क है उसका क्या हो जाएगा, वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका, क्षेत्रफल हो जाएगा उसका पाई, और आर की जगह कितना है उसका 4r। आर की जगह कितना है 4r का स्क्वायर, और जो मोटाई कितनी है उसकी t/4, ये हो जाएगा रो, t/4 ये हो जाएगा रो। ठीक है, अब देखो ये आ गई सारी चीजें, बात क्लियर है। अब आपको कह रहा है कि भाई आई एक्स और आई वाई में संबंध ज्ञात करना है, आई एक्स और आई वाई में संबंध ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से दिया हुआ है कि भाई आई वाई बटा आई एक्स बराबर 32, तो अपन क्या करेंगे आई वाई और आई एक्स में वाई का भाग कर देंगे, मतलब ठीक है। एक बेटा इसको, हाँ आई एक्स बटा या फिर आई वाई बटा आई एक्स करते हैं, ठीक है, ताकि उससे अपना क्या काम आसान हो जाएगा। आई वाई बटा आई एक्स। अब देखो आई वाई यानी कि वो क्या दी हुई, डिस्क दी हुई है, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2, तो जो एम है यानी कि एम वाई, और इसका जो आर स्क्वायर यानी कि 4r, एम आर स्क्वायर बाय 2 ये हो गया बट्टा एक्स वाले केस में एम एक्स आर स्क्वायर बाय 2। यहां से लिखो, और भाई 2 से 2 तो ये हो जाएगा कैंसल, और फिर ये देखो और क्या रहेगा 16, ऊपर रहेगा 64 एम वाई बट्टा नीचे आ जाएगा एम एक्स। अब इस एम वाई और एम एक्स के मान भी रख दो, ठीक है, एम वाई और एम एक्स के मान भी रख दो। तो एम वाई का मान क्या रखा आपने, एम वाई रखोगे ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा फिर से 16 आर स्क्वायर इंटू टी और रो। अब देखो ये 4 का इसको 16 आएगा, नीचे 4 और 4 से 4 काट दो तो ये क्या बच जाएगा, 4 ही बच जाएगा। ये तो या मैं इसको 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये इसका एक्स वाले का हो जाएगा ये पाई और आर स्क्वायर टी रो। एक चीज आप भूल रहे हो कि अपन ने एक चीज साथ में ली नहीं भाई, भूल ही गए, ये वाला जो 16 है वो अपन ने सिर्फ m की वैल्यू रखी, 16 को भी साथ में लेना है, इस 16 को भी साथ में लेना है। तो देखो तो सारी चीजें कैंसिल, पाई आर स्क्वायर टी रो गया, 16 इंटू 4 16 64, ये आ जाएगा आई वाई बट्टा आई एक्स बराबर कितना 64, कितना आ जाएगा 64, और 64 आते यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी कि i4 इज इक्वल टू 64 ix। ठीक है, ये सवाल भी मस्त था, काफी शानदार सवाल था। ठीक है, चलो 6 सवाल ही किए, टाइम काफी हो रहा है, मतलब चलो इसको भगाते हैं जल्दी जल्दी। हालांकि
एग्जाम में आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है समझाने के लिए। जब आपको खुद को करना है तो फास्ट फास्ट चीजें करनी है, ठीक है। चलो, सातवां है एक बल F इज इक्वल टू 4i माइनस 10j, एक वस्तु पर एक बिंदु पर जिसका घूर्णक और मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, -5i3j है। मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु पर कार्यरत बल लागू है। सिंपल सी बात है भाई, ये मूल बिंदु होता है, कुछ भी मूल बिंदु, ठीक है, और ये कोई स्थिति सदिश होता है r, या कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे कोई उस पर कोई बल लगे F, ये स्थिति सदिश r होता है, तो इसमें जो टाउ वो होता है वो कितना होता है, r क्रॉस f, r क्रॉस f। तो आपको क्या करना है, सदिश गुणा करना है इसका, तो कुछ था ही नहीं इसमें। r क्रॉस f, r कितना, -5i -3j r, और ये क्रॉस f 4i -10j। तो सिंपल सी बात थी इसमें, तो कुछ ज्यादा कुछ ऐसी कुछ स्पेशल बात थी नहीं। क्या करोगे भाई, गुणा करोगे i क्रॉस i 0, और i का जब j के साथ करोगे तो क्या आएगा k, लेकिन यहाँ देखो -5 और -10 इन दोनों का गुणा हो जाएगा 50, और i और j का गुणा k है। चलो फिर j और j का तो है ही, 0 हो जाएगा, j और i j k, ठीक है। j और i का होगा -k, j और i का -k, आपको पता है भाई i j k ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो i और j का k, j और k का i, k और i का j होता है। अब j और i यानी उल्टा रिवर्स, तो यानी -k होगा। तो अब देखो ये -k और -3 और ये 4, तो ये हो जाएगा -k 12, लेकिन माइनस और -2 माइनस हो गए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैंने सब कुछ चीजें बता रखी, सब कुछ समझा भी रखा है। इसको इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो फास्ट। i j k, वही कितना है i का -5 -3, k वाला 0, 4 -10 0, इस फॉर्म से सॉल्व करो। जैसे कि i के लिए करोगे तो ये तो 0 आएगा मामला, j के लिए करोगे तो j की फॉर्म में भी करोगे तो भी 0 ही आ रहा है। लास्ट में रहा किसके लिए, k के लिए, k के लिए करो ये वाला मेथड, तो k के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और -12, यानी कि ये प्लस के 12, 62, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये जिसको नहीं आता ये सदिश का, मैंने सदिश पूरा जो 3-4 लेक्चर लिए तो उन्होंने बहुत अच्छे से सदिश को समझा रखा कि एटलीस्ट आप सदिश गुणा और अदिश गुणा तो देख ही लेना, ये काम आएगा आपके, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको सदिश गुणा और अदिश गुणा सिखाने नहीं बैठ सकता। तो ये हो जाएगा 62k, ठीक है, मामला हो गया 62k का। ये हो गया 7वें सवाल का आंसर। चलो सेम नेक्स्ट सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या करना, इसमें देखो इसमें भी सेम टू सेम चीज है। इसमें आपको स्थिति सदिश निकालना, ये क्या था इसका आंसर टिक कर देते हैं 62k, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ कि एक बल F2i3j माइनस के बिंदु 2 -3 1 पर कार्यरत है, बिंदु 002 के विपरीत, या तो क्या है मूल बिंदु के सापेक्ष पूछा था, अब यहाँ पे इसने इस बिंदु के सापेक्ष पूछा है। तो आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको ये दिया हुआ है ऐसे, एक तो दिया हुआ बिंदु ये 002, तो इस बिंदु के सापेक्ष पूछा है 002, और यहां पर बल लग रहा है, बल कहां पर लग रहा है 2 -3, 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा। बल कहां लग रहा है, यहाँ पे,
टॉर्क जो लग रहा है और यहाँ लग रहा है, और ये आपका स्थिति सदिश है, ये जो बिंदु आपको दिए हुए हैं ये स्थिति सदिश है, ठीक है। पहले आप स्थिति सदिश निकाल दो। आर आर आपका क्या आएगा भाई, इसमें से ये घटाओ 2i, ठीक है, -3, -3 में से 0 गया, -3j, और 1 में से -2 गया तो माइनस, ठीक है, ये आ गया स्थिति सदिश आर। और आपको एफ दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है एफ, वही। तो अब आपको करना आर क्रॉस एफ, क्या करना, आर क्रॉस एफ, तो वही निकाल लो, आई जे के जो है, ठीक है, उससे 2 -3 -1, एफ कितना है 2 3 और माइनस का 1, 2 3 और माइनस का 1। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं गायब कर देता हूँ। ये साइड में हो जाएगा ना, हाँ। तो यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू के लिए i -3 और -1 3, और ये 3 इंटू -1, माइनस का 3 और माइनस, यानी ये हो जाएगा प्लस, माइनस जे कैप के लिए करोगे तो 2 -2 -2, तो ये हो जाएगा मामला 0। और जो के कैप के लिए लिखोगे, के कैप के लिए 3 2 6 और माइनस माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये बन जाएगा 6i प्लस 12k, 6i प्लस 12k कैप। अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पता है जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या होता है, आपको यदि ये दिया हुआ जैसे xi yj z कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर ही होता है। तो सेम टू सेम ये कर दो, बोले 6 को बाहर ले लो पहले, ठीक है, 6 को बाहर ले लो, 1 और 2 अंदर रहा, 1 और 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, 6√5, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड निकल गया, बात क्लियर। चलो 9 नंबर है, एक समरूप वृत्ताकार शक्ति, इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण कितना है 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके केंद्र से परित एक वृत्ताकार फलक के लंबवत अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण। देखो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर पेन ही नहीं चलाना था, कुछ भी नहीं करना था, पेन यूज ही नहीं करना था, इसमें पेन यूज नहीं करना था। इसमें क्या दिया हुआ आपके कि भाई समरूप वृत्ताकार शक्ति है, इसका व्यास के परित है ये, तो इसके केंद्र से परित, देखो व्यास का दुगुना होता है केंद्र के परित, तो इसका 200 है, तो उसका हो जाएगा 400, ठीक है, इसका 200 है, इसका 400, सिंपल सी बात है भाई। इसका क्या दुगुना होता है डायरेक्ट, ये जो शक्ति है, बना ही लेते हैं इससे, ये देखो तो अपन यदि ये वाली देखेंगे अक्ष, ये वाली अक्ष, तो इसके सापेक्ष तो आएगा mr स्क्वायर बाय 2, जो लंबवत है वो, ठीक है। और ये वाली अक्ष का देखोगे आप, ये वाली अक्ष का, इस वाली अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, यानी कि मतलब
इस वाली अक्ष के लिए आता है mr स्क्वायर बाय 4। तो आपको ये वाला दिया हुआ है समरूप वृत्ताकार शक्ति का इसके व्यास के विपरीत, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला आपको दिया हुआ 200, ये वाला 200 दिया हुआ, आपको निकालना ये वाला है, ये वाला कितना हो जाएगा 400, तो इसके दुगुना है ये। सिंपल सी बात है, पेन यूज नहीं करना था इसमें, ठीक है। ये क्या है, चकती है, ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा ऐसे। और ये अगर रिंग होती है ना वलय, तो वलय के केस में ये होता है mr स्क्वायर और ये होता है mr स्क्वायर बाय 2, बस सिंपल सी बात ये है। एक पिंड का द्रव्यमान 5 केजी है और वह एक घूर्णन अक्ष के विपरीत 10 रेडियन पर सेकंड के कोणीय त्वरण से घूम रहा है। यदि घूर्णन अक्ष से 0.5 मीटर की दूरी पर स्पर्शरेखीय रूप से बल 20 न्यूटन लगाया जाता है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। अब देखो आपको दिया हुआ है कितना, आपको जाना कि टाउ इक्वल क्या होता है आई अल्फा, टाउ इक्वल कितना होता है आई अल्फा। अब ये टाउ लग कितना रहा है, दूरी 0.5 इंटू बल, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू आई अल्फा, ठीक है। कितना लग रहा है बल 20 न्यूटन, बल कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। इंटू दूरी कितनी है 0.5 मीटर, और जो आई है वो आपको पूछा है, इंटू जो अल्फा है कितना 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कितना है अल्फा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि एमआर स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, 2 केजी द्रव्यमान और 0.4 मीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गेंद अपने व्यास के विपरीत 5 रेडियन पर सेकंड की कोणीय वेग से घूम रही है, इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो ठोस गेंद है, ठीक है, और तो ठोस गेंद का क्या होता है आई, जो ठोस गेंद होती है उसका कितना होता है आई बराबर 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो आपको ध्यान है कि भाई के 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है 1/2 आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 हो गया कैंसल, ठीक है। और जो 1/5 m की जगह जो हो जाएगा 2, और जो r है r की जगह हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 0.16 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यानी कि 5 रेडियन पर सेकंड है, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25। तो अब देखो और 5 से 5 बार 5 10, तो ये 1.6, ये हो जाएगा 1.6 जूल, 1.6 जूल। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं, फॉर्मूला बेस्ड चीज थी। चलो इसको और करेंगे। अब नेक्स्ट है, एक पतली वलय का द्रव्यमान 4 केजी और त्रिज्या 1 मीटर है, यदि वह 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा, कोणीय संवेग कितना होगा 12वें का कोणीय संवेग कितना होगा। तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है आई ओमेगा, ये निकालना है, P इक्वल टू आई ओमेगा,
P इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या कह रहा है, यदि एक पतली वलय का द्रव्यमान, वलय यानी रिंग है 4 की, तो यानी कि वो हो जाएगा, कोई अक्ष दी हुई नहीं है, मतलब ये इस वाली जो नेचुरल अक्ष है इसके सापेक्ष पूछ रहा है, mr स्क्वायर इंटू 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी जो ओमेगा, यहां से देख लो m कितना है 4, 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड यानी कि 8, ये हो जाएगा 8 kg इंटू मीटर स्क्वायर, 8 kg इंटू मीटर स्क्वायर। एक थोड़ा सा मैटर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एक चीज पे आपने ध्यान दिया नहीं है, मैं भी गया जल्दबाजी में वो चीज लिख दिया। ये जो P नहीं लिखेंगे अपन, ये P होता है रेखीय संवेग का सिंबल। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोणीय संवेग की। यहाँ पर ये P नहीं आके L आएगा, ध्यान रखना थोड़ी सी चीज का। हालांकि इस पे अपने सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मतलब ये है कि बेसिक सी चीज है, जो रेखीय संवेग को लिखते हैं P से और कोणीय संवेग को लिखते हैं L से। अपन ने ऐसी कैसी मिस्टेक शायद कुछ एक जगह और भी की है, ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। 11 सवाल नंबर, ये तो 10 का सॉल्यूशन है, चलो टाउ आई अल्फा, ये 9 वाले का सॉल्यूशन है, और ये 7 वाले का सॉल्यूशन है, और ये 8 वाले का सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये 6 वाले का सॉल्यूशन है, ये 5 वाले का सॉल्यूशन है, ये 4 वाले का तो वही है सॉल्यूशन, ये 3 वाले का सॉल्यूशन है। चलो यहाँ अपन ने लिखा, ये थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा सही कर दे, इसको L1 L2, ठीक है, इसको L, क्योंकि जब रेखीय संवेग संरचना का होता था P1 P2 लिखते, P एक्चुअली रेखीय, ताकि इससे आपको माइंड में वो कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि P इक्वल होता है mv, अगर रेखीय संवेग की बात करें तो P इक्वल टू mv होता है, तो ये उस फॉर्म में होता है। और यहाँ भी कि एक जगह और बस ये ना, ये अपन ने लिख दिया था वो गलती। चलो छोटी सी बात थोड़ा सा ध्यान रखने का, ठीक है। चलो बाकी तो सारी चीजें ठीक है। चलो तो ये मतलब सवाल बहुत ही शानदार थे, फिजिक्स वाले सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के। सवाल नंबर 13, एक डिस्क जिसका द्रव्यमान 5 kg और त्रिज्या 0.2 मीटर है, एक चिकने क्षैतिज समतल पर बिना फिसले, एक्चुअली ये सवाल मैंने जानबूझ के दिया है, ठीक है। ये आपको एक्चुअली ये जो मतलब लौटनी गति होती है, ये मतलब टायर घूम रहा है बिना फिसले घूम रहा है, जैसे कोई टायर है ना, कोई टायर है, ठीक है। हेलो हाँ हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि भाई ये इसकी फिसलन नहीं हो रही, ये बढ़ रहा है आगे से, घूमते हुए बढ़ रहा है, और इसका जो सतह पर बिना फिसले 4 मीटर पर सेकंड, इसका जो सेंटर ऑफ मास केंद्र हो गया वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क, इसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, कुल गतिज ऊर्जा कितनी, ये हो गया इसका रेखीय वेग। तो इसका आपको पता है v इक्वल क्या होता है, आर ओमेगा, तो इसका जो घूमने वाला वेग होगा वो होगा ओमेगा इज इक्वल टू वी बटा आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बटा आर, ठीक है। चलो बस, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा के, ठीक है, के रेखीय प्लस के गुणन, दो प्रकार से गतिज ऊर्जा आएगी, एक तो ये बढ़ रहा है आगे,
तो 1/2 mv², वो वाला सीन। तो एक घूम भी रहा है अपनी एक्स पे, घूम भी रहा है, तो 1/2 I ω², ठीक है। अब ये क्या है, आपकी डिस्क है, तो इसका जो आई है वो हो जाएगा mr²/2, आई हो जाएगा आपकी mr²/2। ओमेगा स्क्वायर जो ये ओमेगा जो है, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R, यानी कि ये अगर R अपन ने लिए बड़ा लिया तो वो भी बड़ा ही लेते हैं, ये वाला R बड़ा लिया तो वो भी अपन बड़ा ही ले लेते हैं। तो V²/R², लिख लो सारी सारी, जो भी वैल्यूज है वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। या फिर इसमें से जो बाहर आ रहा है वो बाहर ले लो भली। R² से R² तो हो जाएगा कैंसल, ठीक है। R² से R² हो जाएगा कैंसल। आप इसमें से क्या क्या बाहर निकाल सकते हो, mv² बाहर निकाल सकते हो, mv²/2, या फिर ऐसी इतनी बेजबानी नहीं की जाए और इसको लिख ही लिया जाए साथ में। चलो 1/2 mv², तो 1/2 कितना है, m 5, b कितना है 0.2, यानी कि ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 0.04। चलो ठीक है, mv², 4 है ना, सॉरी 4 मीटर/सेकंड है, 0.2 तो इसकी रेडियस है, 4 मीटर/सेकंड यानी कि 16, ये हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस 1/2 R² से R² कैंसल, m कितना है 5/2 इंटू V², यहाँ पर V² कितना हो जाएगा 16, तो मामला वही है, ये आपके बैठ जाएगा 16 इंटू 5 80/2 40, और 16 इंटू 5 80/4 20, ये हो जाएगा आपके 60 जूल। कितना जाएगा 60 जूल। बात क्लियर। चलो फिर कहता है सवाल नंबर 14, समांतर अक्षों के प्रमेय का उपयोग करते हुए 3 kg द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या वाली एक पतली वलय का जड़ता आघूर्ण उसकी अक्ष के परिध ज्ञात करे जो उसके केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा 1 मीटर की, उसके जो केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर कोई अक्ष है उसके परिध जड़ता आघूर्ण निकालना, यानी कि समांतर अक्षों के थ्योरम का उपयोग करना है, ठीक है। ये है मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो 1 मीटर दूरी पे जो स्थित है कोई अक्ष, इसके सापेक्ष निकालना है, ये 1 मीटर, ठीक है, इस वाली अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तो आपको ध्यान है ये समांतर अक्षों की जो थ्योरम है उसका उपयोग में लोगे तो क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है। तो इसके सापेक्ष कितना है 3 kg द्रव्यमान, ये आ जाएगा भाई आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कितना हो जाएगा mr², m और d कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो m और r², r कितना दिया हुआ, m कितना दिया हुआ 3 इंटू r कितना दिया हुआ 0.25
प्लस m कितना देगा 3, ये हो जाएगा 3.75, 3.75, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये हो गए सवाल, 14 सवाल कंप्लीट हो गए 1 घंटे में। हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें पूरी पूरी समझाई जाए, नहीं तो इनको अगर उड़ाना होता तो उड़ा दिया होता, हालांकि उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं सीखना है, मुझे तो आता है, सीखना आपको है, ठीक है ना। चलो इसको सेव कर लेते हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिली जाएगी, ठीक है। बाकी जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की सफलता वाली, जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और सवाल भी बिल्कुल ऐसे दमदार है कि मतलब आपका पूरी तरीके से रिवीजन, कुछ कॉन्सेप्ट समझना हो वो समझ जाओगे, काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है सीरीज में। पूरी मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। ये रहा फिजिक्स का लास्ट सवाल। फिजिक्स का लास्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, एक घूमती हुई डिस्क, ये रोटेटिंग डिस्क has a moment of inertia about its axis of 2 kg meter square and an angular velocity of 10 reading per second. If no external torque is applied to the disc, यानी कोई बाहरी बल आघूर्ण नहीं है तो इसका जड़त्व आघूर्ण बदलकर 4 kg मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो इसका नया पानी भी कितना होगा। तो संवेग संरक्षण का सवाल है, ठीक है। संवेग संरक्षण का क्या है सवाल है, तो साफ बात है, संवेग संरक्षण से कोई बाहरी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, क्या हो जाएगा आपके L1 बराबर L2, I1 ओमेगा 1 बराबर, और इस टाइप के सवाल आएंगे आपके डेफिनेटली। कितना है 2 है, और जो ओमेगा 1 था 10 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई टॉर्क नहीं लगा तो उसके जड़ता आघूर्ण बदलकर 4 हो जाता है, 10 की 4 हो जाता है, ओमेगा 2, ठीक है। तो ये वही हो गया 20/4, 5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आई और ओमेगा का जो गुणा है ना वो सेम रहेगा भाई, 10 × 2 20, ये इसका जड़ता कोण मतलब 4 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा, ताकि 20 बराबर 20, ठीक है। वो चीज क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। मतलब 20 बराबर 20 हो जाएगा, L1 = L2, ठीक है। चलो तो ये हो गए फिजिक्स के सवाल 15 फिनिश टोटल। चलिए अब लेते हैं अपन केमिस्ट्री के सवाल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5। मतलब ये सवाल ऐसे से पेन तक नहीं लाना है, मतलब ज्यादा, हालांकि आपको समझाने के लिए जरूर भाई मैंने पेन यूज किया, बाकी पेन तक नहीं, आपको पता है आई ओमेगा 10 × 2 20, तो 4 को किससे गुणा करो 20 आ जाए 5 से, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, केमिस्ट्री के साथ न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से होने का कारण है कि न्यूट्रॉन जब बाकी चीजें खोजी जा रही थी ना, जब इलेक्ट्रॉन खोजा जा रहा था, जब प्रोटॉन खोजा जा रहा था, उस टाइम क्या भाई वो तो पकड़ में आ गए, इन लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र किया होगा अप्लाई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र किया अप्लाई, तो उनमें तो आवेश था, तो वो तो पकड़ में आ गए, न्यूट्रॉन बच के रह गया, क्योंकि न्यूट्रॉन भी क्या है आवेश था नहीं, तो ये पकड़ में आया नहीं, समझ गए। तो न्यूट्रॉन आवेशहीन था, इसी कारण चीज नहीं हो पाई, ये मतलब बहुत लेट पकड़ में आया है, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण है, एक परमाणु होता है, नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, ठीक है। तीसरा समीकरण ΔX.ΔP ये प्रदर्शित करता है, ये आपको पता है, मैंने बताया था कि भाई स्थिति और संवेग, ΔX होता है स्थिति
स्थिति और डेल्टा पी क्या होता है, संवेग। तो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलता है कि भाई किसी भी जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या संवेग दोनों को आप सही ढंग से नहीं निकाल सकते। मतलब यानी कि यदि आपने स्थिति को सही ढंग से निकाल लिया तो संवेग निकलेगा गलत, और अगर संवेग को सही ढंग से निकाल लिया तो स्थिति में अनिश्चितता रहेगी, यानी कि वो अनिश्चितता रहेगी ही। ठीक है, भले ही संवेग में रहो या स्थिति में रहो, दोनों को सही ढंग से नहीं निकाल सकते। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, हाँ। जो ये अबोव सिद्धांत होता है वो तो क्या होता है, इसने ये कहा था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, और उनका नियम वही अधिकतम बोलता का नियम, यानी कि पहले आप सिंगल सिंगल डायरेक्शन में भरोगे, फिर उसके बाद इसका युग्मन स्टार्ट होगा। चलो, फोर्थ है कैथोड किरणों पर होता है। तो कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें होती है जिसमें बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉनों का बंच होता है, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का बंच होता है। हेलो, आज नमस्ते, आज ठीक है, सब डाल देते हैं। कैथोड किरणें क्या होती है? ये होती है आपके इलेक्ट्रॉनों का पुंज होता है, मतलब ये एक तरीके से। ठीक है, पुंज यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ, मतलब ये समझ लो। तो उनमें क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन है तो उनपे क्या होगा, आवेश भी होंगे। भाई कैथोड किरणें क्या होती है, उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन किरणों में। तो वो क्या है, उनमें आपके आवेश भी होगा और इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान भी होता है। इसका मतलब क्या है, जो कैथोड किरणें उनका क्या होगा, आवेश भी होगा और द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान व आवेश दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट। जिसका परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भार 55 है उसके नाभिक में होंगे। देखो आपको पता है जेड एक्स ए, ठीक है, तो ए कितना है, ये दिया हुआ 55, ठीक है, और ये दिया हुआ 25, जेड 25, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पी। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड, ए कितना 55 माइनस 25 तो बराबर 30, 30 न्यूट्रॉन और 25 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। तो 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आगे मस्त सवाल है, निम्न में से किसके पास न्यूट्रॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है? सवाल नंबर 6 को देखना, बहुत मस्त सवाल है। तो अपन सभी को चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे सी को, सी एफ माइनस, O2 माइनस और Al3 प्लस, इन तीनों को चेक करेंगे। देखो ये कह रहा है कि भाई किसके पास न्यूट्रॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए न्यूट्रॉन की तुलना में। तो ये जो कार्बन देखोगे आप, तो ये होता है C612, तो इसमें यहां पर न्यूट्रॉन तो हो जाएंगे 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके हो जाएंगे इसके जेड के बराबर, जेड बराबर 6। ठीक है, तो यानी कि न्यूट्रॉन बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफ माइनस। तो एक्चुअली ये एफ माइनस क्या होता है, 9F19 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो इसके जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो होंगे इसमें 19 माइनस 9, 10 न्यूट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो हो जाएंगे Z-1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी कि Z प्लस हो जाएगा 1, Z प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे 9 प्लस 1, Z प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 बराबर 10।
ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 माइनस में देखो, O2 माइनस में होता है 8O16, 8O16, यहाँ पर न्यूट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, 8 न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हो जाएंगे आपके Z+2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 8 तो थे ही थे, 8 और 2 लिए यानी कि 10, यानी कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, और इसका इसका होता है 13, एल्यूमिनियम 27। यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से आपके न्यूट्रॉन आ जाएंगे 14, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 14, और इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे यहाँ से देखोगे तो आप जेड, मतलब 13 में से 3 गए, 3 दिए, दान दिए, 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हुए, 13 माइनस 3 तो उल्टा ही आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। अपने को वो क्या चाहिए था, न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो वो किस में हो जाएगा, O2 माइनस में, इसमें हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, समझ गए, तो सवाल बहुत ही अच्छा था ये तो हो गया। हाँ, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने प्रथम बार दर्शाया कि परमाणु में होता है नाभिक। रदरफोर्ड ने जब वो अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किया तो पहली बार मालूम पड़ा कि भाई परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जो n है वो क्या दर्शाती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या L है, वो मुख्य ऊर्जा स्तर या सेल उसको दिखाती है। ठीक है, उप कक्षा का जो आकार वगैरह है वो कौन दिखाते हैं, नेक्स्ट सारी जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या वो क्या करती है, इसका ओरिएंटेशन दिखाती है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या n क्या दिखाती है, मुख्य ऊर्जा स्तर या सेल। चुंबकीय क्वांटम संख्या ml वो क्या करती है, कक्षक का त्रिविमीय विन्यास ये दिखाती है। ठीक है, आकार और जो ऊर्जा है वो कौन दिखाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये कौन दिखाता है, कक्षक का त्रिविमीय विन्यास, चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं, +1/2, -1/2, सभी को पता है। और ये कह रहा है कि L = 1 है, L बराबर 1 है, तो उस उप जो है कक्षा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं P। वो आपको पता है कि L = 0, 0 को बोलते हैं S, L = 1 जिसके लिए होता है वो होता है P, L = 2 होता है D वाले। ठीक है, ये होता है L = 3 हो जाएगा F वाले। ठीक है, हाँ, तो उसको बोलते हैं P सबसेल। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई इन एन ऑर्बिटल। ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम कितने, केमिस्ट्री बहुत सिंपल थी, केमिस्ट्री के सवाल मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे उड़ाने वाले थे। ठीक है ना, हाँ, तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ठीक है, चलो, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए कितने उप कक्षाएं संभव है। ठीक है, ये कह रहा मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए कितने, क्या बोल, सबसेल, सबसेल कितने होंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि भाई जो मुख्य क्वांटम संख्या n होती है, ठीक है, उसमें n² क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n है तो उसमें होते हैं n² उपकोष होते हैं। n² क्या होते हैं, उपकोष। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए कितने उप कक्षाएं संभव है।
ये देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। सारी चीजें आपको क्वांटम नंबर में अच्छे से बताई गई है, ठीक है। ये हो गया नाभिक भाई, ये हो गया नाभिक। अभी ये हो गया मान लिया n बराबर 1, ये हो गया n बराबर 2, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें क्या होगा, इसमें आपके होगा सिर्फ और सिर्फ s, इस वाले में होगा s और p, s और p। तो s में क्या होता है 1, और इसमें px py pz ये करके 3 होते हैं कुल मिला के क्या होते हैं 4 मतलब सॉरी कितने उप कक्षाएं संभव है, हाउ मेनी सब सेल्स आर पॉसिबल फॉर ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें जो टोटल जो है ना, ये होते हैं आपके कक्षक, n होते हैं टोटल उपकोष। ये आप पूछ रहा है कितने उपकोष है, और कुल 2n स्क्वायर होते हैं आपके कुल इलेक्ट्रॉन। ये सवाल शायद टेस्ट में अपन ने उसमें जो छपा उसमें शायद कुछ मिस्टेक थी, मुझे लग रहा है हाँ ऐसा ही, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट देख ही लेते हैं उसमें क्या था। जब अपने टेस्ट में लिया तो उसमें और इसमें कुछ हाँ, ये कुछ मिस्टेक तो थी यहाँ जो भी आपको सही सारा जो भी मिस्टेक रही होगी कुछ सवाल के छापने में भी वगैरह, वो यहाँ ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो कितने उपकोष होते हैं, अब देखो n इक्वल टू 3 है तो उसमें 3 आ जाते हैं, कौन कौन से s p और d, ठीक है। चलो नेक्स्ट, d उप कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, d है तो d में कितने होते हैं 5 होते हैं भाई। d में जो s है, s में होता है 1, p में होते हैं 3 और d में होते हैं 5 और f में होते हैं किसने 7 कितने कक्षक। तो ये पूछ रहा है कि d उप कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, तो कितने 5 हो गए। एक f उप कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कक्षक 7 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 14, कितने हो सकते हैं 14। हेलो हाँ सर, हाँ सर ठीक है, वो तो सर नहीं होगा वो तो, हाँ 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 बस ठीक है सर। तो ये हो गए अपने केमिस्ट्री के सवाल पूरे। तो मतलब बिल्कुल ये मतलब बहुत ही शानदार, मतलब एक अपने बहुत सारे सवाल तो आपके क्वांटम संख्या पे बेस ही थे, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सवाल थे, केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल थी मतलब, ठीक है ना। चलो, और जिन्होंने ये क्लासें नहीं देखी है, सारी क्लासें अपनी यूट्यूब पे ही पढ़ी है, आप फ्री में देख सकते हो। चलो, अब ये हो गए सवाल पूरे, ये देख लिया ना, एप में कितने 7 होते हैं कक्षक, तो दुगुने उसके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ये टोटल, ये यदि मुख्य क्वांटम संख्या n है तो उसमें कुल उपकोष उस n के बराबर ही होंगे, उसमें n स्क्वायर होंगे कक्षक और 2n स्क्वायर होंगे कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो
नेक्स्ट। अब आप सभी में से यदि किसी ने अभी तक सफलता वाली ये सीरीज ज्वाइन नहीं की तो उसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें आपको टोटल 10 चैप्टर वाइज टेस्ट है, अभी ये एक टेस्ट हुआ है, अभी एक टेस्ट हुआ है, टोटल 10 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, सभी का हम वीडियो सॉल्यूशन भी कराएंगे। 2 रिवीजन टेस्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट मतलब हर एक 5 चैप्टर बाद, जैसे कि 5 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, उसके बाद एक रिवीजन टेस्ट आएगा, तो ऐसे 2 रिवीजन टेस्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वो लास्ट में होंगे, और 5 फुल लेंथ टेस्ट, यानी जिसमें पूरे पूरे मतलब 100 सवाल और 2 घंटे का टेस्ट, पूरा एक पूरा पैकेज है बहुत शानदार वाला। आप एक बार देखें, जो भी टेस्ट है इनके डेमो टेस्ट भी पढ़े, वो भी आप देख सकते हो, और आप सवालों का लेवल तो देख ही लिए होंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी भी हमारी टेस्ट सीरीज है जो चैप्टर वाइज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विजय सीरीज है, वो आप सारे जरूर चेक करें एक बार। चलिए, आपके जो जैसे ये बायोलॉजी के सवाल है अगले 15, तो इनका जैसे कि मैं तो आपको आंसर टिक करा देता हूँ, ठीक है। इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आज सर आपके 3 टेस्ट जो होंगे, जैसे कि 15 जो 45 सवाल होंगे, तो 3 टेस्टों के मतलब एक साथ मतलब आपको वीडियो सॉल्यूशन वो देंगे, जिसमें पूरा सही ढंग से करेंगे एक्सप्लेन। मैं आपको इन सभी का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सवाल नंबर पहला इसका है आंसर सी, इसमें जो है इसका सी है। दूसरा है कि भाई अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी, तो दूसरे का सी योग्य पोर्टर। सवाल नंबर तीसरा, तीसरे का आंसर क्या है, बी है। फोर्थ का आंसर डी है, तारक का है। पांचवे का आंसर है ए, एसिटोकार्मिन। भाई साहब, बायो वाले शब्द भी गजब भी है। सिक्स्थ का ए ऑप्शन, सेवंथ का बी, आठवें का ए, नाइन्थ का ए, हेलो, हाँ सर, आप तो 1 नंबर सर खाली है, 2 नंबर खाली है। सर यहाँ पे हमने वो तो ऑलरेडी 2-1 के 4 पे वो जोधपुर का 2-1 का 4 है ना। नहीं नहीं, मेरे 2 नंबर जालोर साइड का है। हम्म, हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नॉर्ड ना, नॉर्ड तो 3 नंबर है सर, वो नॉर्ड तो 3 नंबर है। हाँ सर, 3-1 का 4 हमने जोधपुर के साथ सर्विस बनाई हुई है ना पहले से। जोधपुर के साथ सर सर्विस एक तैयार की हुई है सर, वो तो वो सर ध्यान नहीं है वो उसका। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर, वो वही सर, अब वही कैसे पता नहीं, वो सेम टू सेम ही तो होते हैं पोर्ट। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब सर ध्यान ही, मुझे तो खुद ही सर वो भी बात करता हूँ, वो पता नहीं क्या है, कौन सी तैयार करनी है, क्या करना। ठीक है सर।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यार परेशान करते हैं। तो ये सवाल नंबर 8, 9, 9 के बाद 10, जो 10 था, 10 में आपके है ए ऑप्शन, 11 में सी, 12 में डी, 13 डी, जो 14 है बी प्रोटीन, और जो 15 का सी लिपिड व सॉरी लिपिड व प्रोटीन, 15 का सी। ये हो गया बायो का सवाल। इनको जो एक्सप्लेन कौन करेगा, मनीष यानी सर करेंगे। 3 टेस्ट के साथ में 45 क्वेश्चन बनेंगे, तब वो सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है। चलो अब मैं आपको जनरल साइंस के 5 सवालों का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हेलोकार्बन, हेलोकार्बन यानी कि क्या होते हैं, ये जो CFC वगैरह, ये तो नहीं सुना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वगैरह, इन सभी को बोलते हैं हेलोकार्बन। ये क्या होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेलोकार्बन, जो फ्रिज में वगैरह रेफ्रिजरेटर के रूप में काम में आते हैं। एक समतल दर्पण के सामने यदि आप अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छूटे हो, तो ये देखो कितना मस्त सवाल था। ये कह रहा है एक समतल दर्पण के सामने यदि आप अपने बाएं, देखो अगर कुछ बाएं दाएं में दिक्कत हो तो ये देख लो, इफ यू टच योर लेफ्ट ईयर, ठीक है, विथ राइट हैंड से लेफ्ट ईयर टच करोगे तो आपको उसमें उल्टा दिखाई देगा, उसमें आपको ये हाथ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको कान लेफ्ट का दिखाई देगा राइट, ठीक है। तो आपको ये फील होगा कि भाई आप राइट ईयर को वो कर रहे हो टच बाय लेफ्ट हैंड, समझ गए। इसका उल्टा, जब शीशे के सामने जाओगे ना, तो आपने अगर ऐसे पकड़ा है तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे सामने, क्योंकि वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो दाया होता है वो बाया हो जाता है, बाया हो जाता है वो दाया, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये खोपड़ी में बात चिपका के रखनी है, ठीक है। शिशुओं में किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, क्षय रोग। और आनुवंशिकी का जनक सभी को पता है, मेंडल, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध ओम इंटू मीटर कैसे हुआ, तो आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध रो। अब देखो ये होता है मीटर स्क्वायर, अगर इसको देखा जाए तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये मीटर, ये नीचे वाला मीटर स्क्वायर, M से M कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर, रो क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। और इस रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ओम इंटू मीटर। चलिए अब जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता, वो ध्यान रखना, माजिसा एजुकेशन पे कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है। हमारे YouTube के जो प्लेलिस्ट पे सारी क्लासें फ्री में पड़ी है। कोर्स लगभग बायो का पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री थोड़ा सा बाकी 1-2 यूनिट, फिजिक्स भी लगभग पूरा हो चुका है। तो आप वहां से तैयारी जरूर करें, बिल्कुल आपके प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है, वहां पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आप ये मत सोचना कि फ्री में है मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब बहुत शानदार कंटेंट है, ठीक है। लोग जिन्होंने पैसे देके कोर्स ले रखा है वो भी यहाँ आके पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो चलिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टेस्ट है, उससे पहले टेस्ट सीरीज एक बार जरूर सोच विचार कर ज्वाइन कर ले और उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, हमारे साथ तैयारी जारी रखें। थैंक यू सो मच।